गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद हमने स्टडी किया था एपिडर्मिस पार्ट। एपिडर्मिस में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद एक पॉइंट आता है कि जो यंग प्लांट पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है प्लांट का, और यंग जो पार्ट है उसके बाहर तो एपिडर्मिस की कवरिंग कॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता है एपिडर्मिस की जो कवरिंग है वो रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है जगह जगह से। और रप्चर होने के बाद अब प्लांट की प्रोटेक्शन कौन करेगा, क्योंकि एपिडर्मिस जो है वो मेनली प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है। जैसे हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक सीड है, इस सीड से जर्मिनेशन से इस तरीके का ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट होता है, सीडलिंग इसको बोलते हैं। सीडलिंग के बाद ये छोटा सा यंग प्लांट डेवलप हो गया है। अब जो यंग प्लांट है उसको अगर हम कट कर देते हैं, कट करने के बाद अगर इसके स्टेम को एनालाइज करते हैं तो हमें इस तरीके का स्टेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारी जो रेड कलर में ये सारी एपिडर्मल सेल्स है, कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे कोई ब्रेकेज नहीं है। अब यही प्लांट कुछ टाइम के बाद अपने आप को लार्ज कर लेता है, ट्री बन जाता है। अब इस ट्री को अगर हम कट करते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जगह जगह पे गैप किया हुआ है। ये गैप रिप्रेजेंट करता है कि जब अंदर से ग्रोथ होता है तो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर आता है और वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है जगह जगह से। अब ऐसे केस में जहां से रप्चरिंग हुई है वहां से पैथोजन जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स है वो प्लांट के ऊपर अटैक कर सकते हैं और प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में प्लांट की प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, तो यहां पे फिर होता है कोर्क फॉर्मेशन। कोर्क फॉर्मेशन से पहले एक और चीज कि अगर हम एक स्टेम का डाइसेक्शन करते हैं, मींस उसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं, जैसे यहां पे कट किया हुआ है, ये वाली जो लेयर मैंने रिप्रेजेंट की ये होती है एंडोडर्मिस। आपकी बुक के अंदर डायग्राम है, आप वहां से उसको मैच कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये एंडोडर्मिस है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है वस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इसके बाहर का जो पार्ट है यहां से लेके और यहां तक, ये पूरा जो पार्ट है ये होता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो यहाँ पे होता है वो जनरली पेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, और जो आउटर लेयर है वो या तो वो कोलनकाइमेटस सेल से बनी होती है या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। अब इसी कोर्टेक्स में मान लेते हैं ये हमारे पास डाइसेक्शन का बड़ा पार्ट है और यहां पे सारी सेल्स कोर्टेक्स की प्रेजेंट है। कोर्टेक्स की सेल्स प्रेजेंट है काफी सारी। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स अगर होंगी तो ही ये सेल्स अपने आप को चेंज कर लेती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दोबारा से। पेरेनकाइमेटस टिश्यू परमानेंट होता है, और अगर यहां पे ये सेल्स दोबारा डिवीजन ऑफ पावर गेन कर लेती है तब हम इसको बोलते हैं कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम। ये दोबारा से डिवीजन ऑफ पावर इन्होंने गेन कर लिया है और ये पूरा सर्कल बन जाता है ऐसा, इसको हम कोर्क कैम्बियम बोलते हैं। कोर्क कैम्बियम। तो एक्चुअल में क्या होता है, ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जब डायमीटर इंक्रीज होता है, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है जब लेंथ इंक्रीज होती है। ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ एपिडर्मिस गेट रप्चर्ड। एपिडर्मिस रप्चर्ड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब ऐसे केस में फिर प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? नाउ प्लांट गेट इंफेक्टेड at the site where epidermis covering is not present। जहां पे एपिडर्मिस कवरिंग नहीं है वहां से इंफेक्शन हो सकता है। अब इससे बचने के लिए प्लांट क्या करता है, द cells of cortex, ये वाली जो सेल्स है, द सेल्स ऑफ कोर्टेक्स दैट इज द पेरेनकाइमेटस सेल्स,
The cells of cortex, that is parenchymatous cells. Cells of cortex divide again and again on inner side as well as on outer side. यहां पे ये वाली जो सेल्स हैं जिनको मैं कोर कैम्बियम बोल रहा हूं, ये जो सेल्स हैं ये अंदर की तरफ भी डिवाइड करती हैं और सेल्स बनाती हैं, बाहर की तरफ भी डिवाइड करके सेल्स बनाती है। तो दोनों तरफ इनका डिवीजन होता है। सेल्स ऑफ कोर्टेक्स डिवाइड अगेन एंड अगेन ऑन इनर साइड एज वेल एज ऑन आउटर साइड। अब ये दोनों साइड में डिवाइड करती है आउटसाइड सेल्स, और इसको हम बोलते हैं, जो सेल्स कोर्टेक्स की जो पावर ऑफ डिवीजन गेन कर लेती है, कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम, कैम्बियम का मतलब है यानी कि अब उसके अंदर वापस मैरिस्मेटिक प्रॉपर्टी आ गई है, तो इसको हम बोलते हैं कोर्क कैम्बियम। द सेल्स आउटसाइड कोर कैम्बियम, the cells outside core cambium constitute secondary cortex. जो अंदर की तरफ सेल होती है, the cells outside core cambium constitute cork. जो अंदर की साइड, जो बाहर की साइड सेल्स बन रही हैं, वो बाहर की साइड की सेल जो है वो कोर्क बनाती हैं, while inner side cells constitute secondary cortex, यानी कि कोर्टेक्स का ही एक दूसरा हिस्सा बन जाता है। तो ये दो पार्ट बनते हैं, बाहर की साइड में कोर्क बन जाता है और अंदर की साइड में सेकेंडरी कोर्टेक्स बन जाता है। अब कोर्क जो वर्ड है ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी स्टडी किया था। अब ये कोर्क है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Cork, it is composed of dead cells. ये डेड सेल्स से बना होता है, और जो सेल्स हैं there is deposition of suberin इन कोर्क सेल। जो कोर्क सेल्स है यानी कि उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर सुब्रिन, ये वाला जो केमिकल है उसका डिपोजिशन होता है। जो सुब्रिन है वो क्या प्रॉपर्टी अब कोर्क को प्रोवाइड करता है। सुब्रिन इट इज impervious to water and gaseous exchange, यानी कि जहां पे कोर्क सेल्स प्रेजेंट होती है, कोर्क सेल्स में सुब्रिन का डिपोजिशन होता है सेल वॉल में, और सुब्रिन ना तो वाटर को अलाउड करता है ना गैसेस एक्सचेंज होने देता है। यानी कि यहां से ना तो गैसेस का एक्सचेंज होगा, कोई गैस ना तो अंदर एंटर कर पाएगी ना बाहर जा पाएगी, ना ही इस पार्ट में से वाटर की एग्जिट हो पाती है। ये रेजिस्टेंट होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए भी और वाटर के लिए भी। तो अब इस इम्पीरियस नेचर की वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। डेड सेल है, प्रोटेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। सुब्रिन की वजह से अब यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी नहीं होगा, तो जब वाटर और एयर ही एंटर नहीं कर पा रही है, एग्जिट नहीं कर पा रही है, तो कोई माइक्रोब भी एंटर और एग्जिट नहीं कर सकता। लेकिन
स्टेम के अंदर लिविंग सेल्स भी तो प्रेजेंट होती है, ऐसे थोड़े जो स्टेम है वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा, तो यहाँ पे लिविंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगी कुछ, तो उनको गैसेस एक्सचेंज और वाटर सप्लाई कहां से मिलेगी? तो वाटर सप्लाई तो जाइलम से मिल जाते हैं, लेकिन गैसेस एक्सचेंज अब कहां से होगा? तो एक्चुअल में जहां जहां पे ब्रेकेज दिखाया गया है, यहां पे कोर कैम्बियम से बनने वाली जो सेल्स होती है, जैसे मान लेते हैं ये कोर कैम्बियम की सेल्स हैं। कोर कैम्बियम की जो सेल्स हैं ये अपने बाहर जहां पे कोर सेल्स नहीं बनती है वहां पे जो सेल्स बनाते हैं वो बड़ी इरेगुलर बनाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इन सेल से उसको बोलते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स, जो लेंटिसल्स पार्ट होता है यानी कि ये वाला पार्ट है जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोर सेल बनने के बाद या कोर क्लेयर बनने के बाद एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, होगा, लेकिन कहां से? लेंटिसल से। दैट इज स्पेशल ओपनिंग, ये स्पेशल ओपनिंग होती है ऑन स्टेम आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, और ये लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल से बना होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कोर्क। तो जब एपिडर्मिस रप्चर होती है तो कोर्क कैम्बियम से कोर्क बनता है और वो प्रोटेक्शन का काम अब देना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या? अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अगर सिंगल काइंड ऑफ सेल्स है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है जो मिलके इस टिश्यू को बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट। जाइलम जो टिश्यू है वो 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है जिनको हम एलिमेंट्स बोल देते हैं। अब वो 4 तरह की सेल्स कौन सी है? पहली है वेसल्स। वेसल्स, ये वेसल्स है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड बाय एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ सेल्स। यहाँ पे सेल, मान लो ये एक सेल है, इसके ऊपर दूसरी सेल आ गई, उसके ऊपर तीसरी सेल हो गई, तो ट्यूबुलर सेल्स है। और जैसे पाइप जुड़े होते हैं इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये इसकी पार्टीशन वॉल होती है, यानी कि जहां से ये आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये पार्टीशन वॉल पूरी तरीके से डिसोल्व हो जाती है और एक कॉन्टिन्यूस पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सेल्स डेड होती हैं, साथ में कुछ जगह पे जैसे ये वाला जो पार्ट है इनको पिट्स बोलते हैं, PITS, पिट्स। पिट्स का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती। जनरली सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, लेकिन उसको थिक करने के लिए लिग्निन एक केमिकल होता है, लिग्निन। इस केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है, तो ये जो पार्ट है ये लिग्निन का डिपोजिशन है, लेकिन कुछ जगह पे लिग्निन अब्सेंट होता है पिट्स पे, तो वहां पे सिर्फ सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो कुछ मेटल का लेटरली एक्सचेंज होना हो तो वहां से हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक सेल है उसको हम बोलते हैं एक वेसल मेंबर। ऐसे बहुत सारे वेसल मेंबर आपस में कनेक्ट होते हैं और उससे बन जाता है वेसल। वेसल की जो सेल वॉल है काफी थिक होती है लिग्निन की वजह से, और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मेनली। ऐसा नहीं कि बाकी चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं करते, डिपेंड करता है प्लांट की मेटाबॉलिक नीड्स के ऊपर। बाकी चीजें भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन मेनली वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में वेसल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, उनके अंदर वेसल्स मेन पार्ट होता है। उसके बाद आता है ट्रैकिड्स। ये वाला जो पार्ट है वो ट्रैकिड्स है। ये भी ट्यूबुलर है, लेकिन लास्ट में जाके ये टेपरिंग हो जाते हैं, काफी पतले हो जाते हैं। अब जो ये है ट्यूबुलर सेल से बने होते हैं टेपरिंग एंड्स, ओब्लिक फ्लो ऑफ वाटर। अब इनकी वॉल भी थिक होती है लिग्निन की वजह से, और यहाँ पे भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि एंड तो इनके ब्लॉक है, तो जनरली क्या होता है इनमें ओब्लिक फ्लो होता है वाटर का। वाटर यहाँ से एंटर हुआ, चलता है, उसके बाद फिर से दूसरे में एंटर कर गया, यहां से कोई और कनेक्शन होगा, तो ऐसे ओब्लिक मैनर में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ट्रैकिड्स होते हैं। लास्ट थर्ड पार्ट आता है फाइबर। फाइबर ये वाली सेल है, काफी मोटी वॉल होती है इसकी, और स्क्लेरेनकाइमा जो हमने पढ़ा था उसी का ये पार्ट है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से फाइबर बना होता है।
पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू की सेल्स हैं। ये अकेली सेल है जो यहाँ पे लिविंग होती है। जाइलम वेसल, ट्रैकेड और फाइबर तीनों डेड सेल्स होती हैं। सिर्फ पैरेनकाइमा लिविंग सेल होती है। और पैरेनकाइमा सेल काम क्या करती है? स्टोरेज में हेल्प करती है। और मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज का मतलब जाइलम से साइड में वाटर के कंडक्शन के लिए ये चैनल क्रिएट करती हैं। तो ये काम करता है जाइलम। अब जो जाइलम है उसका फंक्शन क्या है? जाइलम जनरली दो मेन काम करता है। पहला, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। सेकेंड, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो ये दो काम करता है जाइलम। जाइलम में वेसल्स प्लस ट्रैकेट्स, ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं इनको मिला के बोला जाता है ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ट्रैकियरी एलिमेंट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द जाइलम पार्ट। तो जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर मिनरल के कंडक्शन के लिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। Now the next part is phloem part. Phloem part that is responsible for transport of food material. Food material के transport के लिए responsible होता है and it is multi-directional in transport. जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स सोयल में से जो रूट्स वाटर अपटेक करते हैं उसको प्लांट की टिप तक सप्लाई करता है, लेकिन प्लांट की टिप से वापस वाटर को लेके नहीं आता है। जबकि फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है, मीन्स ये फूड मटेरियल को जैसे लीव्स के अंदर बनता है, लीव्स से प्लांट के सभी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यहाँ तक कि रूट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और कई बार तो रूट्स के अंदर फूड स्टोर हो जाता है, जैसे रेडिस, मूली जो होती है, पहले पत्ते खाना बनाते हैं और रूट्स में, रेडिस में स्टोर हो जाते हैं जो अंडरग्राउंड पार्ट है। जब फ्लावरिंग होती है मूली के अंदर तो वही जो फूड मटेरियल उसके रूट्स के अंदर स्टोर किया गया है उसको वापस अपटेक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फ्लोएम 4 तरह के एलिमेंट से बना होता है, बिल्कुल जाइलम की तरह। फर्स्ट सिव ट्यूब एलिमेंट्स, सेकंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, फोर्थ फ्लोएम फाइबर्स। वहां पे 3 टाइप की जो सेल थी वो डेड थी, 3 टाइप्स की सेल डेड थी। यहाँ पे 3 सेल्स लिविंग होती हैं। लिविंग सेल्स है सिव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये लिविंग है। जबकि फ्लोएम फाइबर्स, जिनको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, ये डेड सेल्स होती हैं। देखिए अब ये वाला जो पार्ट है सिव ट्यूब एलिमेंट है, ये एक सिव ट्यूब एलिमेंट है। इस तरीके से सिव ट्यूब एलिमेंट के जुड़ने से एक पूरा चैनल बन जाता है जहां से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बिल्कुल साथ में प्रेजेंट है कंपेनियन सेल्स, यहाँ पे दूसरी साइड में प्रेजेंट है पैरेनकाइमेटस सेल्स, और उसी के साथ में कनेक्टेड होती है फाइबर जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है, डेड सेल्स होती हैं। अब वन बाय वन इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिव ट्यूब एलिमेंट, सिव ट्यूब एलिमेंट, इसको सेल नहीं बोला जा रहा है, एलिमेंट बोला जा रहा है। एक्चुअल में जो सिव ट्यूब सेल या एलिमेंट होता है दैट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस खत्म हो चुका होता है जो फूड मटेरियल उसके ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए, कि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस ना हो। इसमें जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो है ही इनका। यहाँ पे एक सेल ये है, दूसरी सेल ये, या ये एक सिव ट्यूब एलिमेंट है, ये दूसरा सिव ट्यूब एलिमेंट है। जहां पे ये आपस में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे इनकी जो वॉल है, जाइलम में हमने पढ़ा था वेसल मेंबर्स की वॉल डिसोल्व हो जाती है पूरी तरीके से। यहाँ पे इनकी जो एडजेसेंट वॉल है वो डिसोल्व नहीं होती, बल्कि ये बनाती है सिव प्लेट। सिव प्लेट, सिव प्लेट का मतलब क्या है? अगर इसको हम देखें, 2 सेल के बीच में इस तरीके से होता है, और इस सिव प्लेट में जगह जगह पे परफोरेशंस मतलब पोर्स बने होते हैं, छेद बने होते हैं, और इन्हीं पोर्स के अंदर से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। सिव का मतलब होता है छलनी, तो जैसे छलनी होती है ऐसी यहाँ पे छलनी बनी होती है, इसलिए इनको सिव ट्यूब एलिमेंट्स बोला जाता है। जो
CO2 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं में से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। अब इनमें न्यूक्लियस तो है नहीं, तो फिर इनके मेटाबॉलिज्म को यानी कि इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? तो इनके बिल्कुल साथ में प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये कंट्रोल करती है, कंट्रोल ट्रांसपोर्ट बाय CO2 एलिमेंट्स। CO2 एलिमेंट में कब फूड को लोड करना है और कब उसमें से रिमूव करना है, ये सारा काम कंपेनियन सेल्स करते हैं। यानी कि कंपेनियन सेल एक तरीके से सेक्रेटरी की तरह होती है, जो अपने इस पर्टिकुलर जो पार्ट यानी कि जो बोस है उसका, उसकी सारी एक्टिविटीज को कंडक्ट करती है। उसके बाद पैरेंकाइमा सेल्स जो होती हैं, पैरेंकाइमा लिविंग सेल्स होती हैं, और लिविंग सेल्स पैरेंकाइमेटस का काम 3 तरह का होता है, स्क्रीशन, स्टोरेज और सिंथेसिस। तो यहाँ पे भी उन्हीं से रिलेटेड ये काम करते हैं। जनरली स्टोरेज का काम ये कर लेते हैं यहाँ पे लिविंग सेल्स है। जो फाइबर्स है, डेड सेल्स है। अब डेड सेल्स है तो डेड सेल्स का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फाइबर्स जिनको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अब यहाँ पे, जाइलम प्लस फ्लोएम। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये बनाते हैं, या इनको बोला जाता है वोस्कुलर बंडल। वोस्कुलर बंडल, तो जो वोस्कुलर बंडल है वो जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम वाटर और मिनरल के मेन ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुछ टाइम इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकती है। फ्लोएम जो है वो जनरली फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये सभी तरह के जो मटेरियल्स हैं उनको सप्लाई कर सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।